नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर अब सजग दिख रही है। दरअसल आजकल अखबारों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। टीवीज पे आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका विज्ञापन भी कर रहे हैं। अब आरबीआई दूसरी तरफ लगातार इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। वो इसे बैन करने के पक्ष में है या नहीं है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इसको लेकर रेगुलेशन कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा उसको लेकर चिंताओं को के पक्ष में जो है वो चिंताएं सार्वजनिक रूप से आरबीआई जाहिर करता रहता है। कुल मिला के क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई पूरी तरह से चिंतित है जब तक इसे रेगुलेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाता। लेकिन सरकार का एक धड़ा कड़े नियम और कानून के साथ साथ इसे कानूनी दर्जा देने के पक्ष में भी दिख रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है क्रिप्टो करेंसी का पूरा खेल, इसके क्या क्या खतरे हैं, सरकार ने इस पर कोई फैसला लेने में क्या देरी कर दी है, तो फिर पॉन्जी स्कीम्स की तरह यहां भी लाखों लोगों की गाड़ी कमाई क्या इस पर डूब जाएगी, इसका भविष्य क्या है। कई लोग इसे करेंसी ऑफ फ्यूचर कह रहे हैं तो कई इसे कह रहे हैं कि ये विशुद्ध रूप से एक फ्रॉड है और इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे आज। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। भारत में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रखा है। हालांकि आरबीआई इस आंकड़े पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पहले समझते हैं कि आखिर क्या है क्रिप्टो करेंसी। दरअसल ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसे आप देख नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता है। इसका इस्तेमाल दुनिया के इक्का दुक्का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही होता है। मोटे तौर पर ये कहीं नहीं चलता। इस पर किसी भी देश, सरकार या रेगुलेटर का कोई नियंत्रण नहीं है और न ही इसके नियम कानून को लेकर स्पष्टता है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह की गारंटी भी नहीं है। अब इससे होने वाले खतरे को जानने की कोशिश करते हैं। आईएमएफ क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया के तमाम देशों को आगाह कर चुका है। जानकार मानते हैं कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, साथ ही टेरर और दूसरे अवैध कामों के लिए फंडिंग हो सकती है। आपको बताते हैं कि कैसे तैयार होती है क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इसकी माइनिंग की जाती है। ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर के जरिए वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। 2009 में दुनिया के सामने आई क्रिप्टो करेंसी में दुनिया के कई देशों ने अलग अलग नियम कायदों और कुछ शर्तों के साथ ट्रेडिंग की मंजूरी दी है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। एल सल्वाडोर ऐसा पहला देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर मंजूरी दी है। वहीं भारत में भी अभी भले ही इसे लेकर कोई कानून नहीं बना है। अप्रैल 2018 को आरबीआई ने वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग पर बैन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में रोक हटाते हुए इसमें निवेश को मंजूरी दे दी। फिलहाल 1800 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में ट्रेड हो रही है, लेकिन इसमें सबसे अधिक डिमांड बिटकॉइन की ही है। फिलहाल भारत में केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को सिरे से खारिज करने के बजाय इसे रेगुलेट करने पर मंथन कर रही है, लेकिन सरकार का ये भी मानना है कि सबसे पहले इससे जुड़े भ्रामक प्रचार से निवेशकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों को रोकने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हैं, लेकिन इन मेहमानों के साथ हम जो चर्चा करेंगे और किस दिशा में आज की हमारी चर्चा जाएगी वो भी आपको बता देते हैं। आज के हमारे 3 सवाल, आज के शो के हमारे 3 खास सवाल। क्रिप्टो करेंसी का पूरा खेल क्या है, कैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, इसको लेकर क्या क्या राय हैं, ये तो आपको समझाएंगे ही। साथ ही साथ में क्रिप्टो करेंसी से क्या खतरा है ये भी आपको समझाएंगे दूसरे सवाल में। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना आखिर क्यों जरूरी है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय अब आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं अर्जुन विजय साहब, को फाउंडर एंड सीईओ हैं
गॉइटस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के अर्जुन विजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हर्ष रूंगटा साहब मौजूद हैं, फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। रूंगटा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। बग्गा सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। फिलहाल जो सरकार में सतर्कता और मंथनों का जो दौर दिख रहा है, वो दौर, उस दौर को आप एनालाइज कैसे करते हैं? क्या इस बात का एनालिसिस हो रहा है कि क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, या इस बात का एनालिसिस हो रहा है, रास्ते खोजे जा रहे हैं कि कैसे हम रेगुलेशन के साथ इसको आगे ले जाएं? देखिए, सरकार की सोच बदली है दीपक जी। 2019 में जब गर्ग कमेटी का चयन हुआ था, गर्ग कमेटी ने कहा था बैन करिए, 25 करोड़ का फाइन लगाइए और 10 साल का जेल करिए और इसको बैन करिए। इस बारी बजट में जो वित्त मंत्री साहिबा ने कहा था कि हम कुछ कानून लाएंगे और 18 महीने तक लोगों को टाइम देंगे इससे निकलने का। बट अगस्त में जो उनका बयान आया है, वो मुझे लग रहा है कि सरकार का रुझान है मिडिल ग्राउंड का। जैसे ज्यादातर देशों ने कहा है कि इसको रेगुलेट करके इसको एक सीमित दायरे में रख के रेगुलेशन के तहत इसको जारी रखिए। मुझे लगता है सरकार की नीयत ये है, रेगुलेटर्स जो है वो मार्केट स्टेबिलिटी पहले देखते हैं, तो उनका ज्यादा हेवी हैंडेड रवैया रहता है। जैसे शक्तिकांत दास साहब ने भी कहा, तो रेगुलेटर्स को इससे चिंता है कि नया प्रोडक्ट है और अनरेगुलेटेड है, भारत में ये विकसित नहीं है और भारत से बाहर निवेश जा रहा है, और इससे क्या हवाला ट्रांजैक्शंस, क्या लॉन्ड्रिंग, ये सब कैसे कंट्रोल में आएगा। तो अच्छा है कि इसको बैन किया जाए। तो रेगुलेटर्स, मुझे लगता है कि एक तो उनको क्लैरिटी नहीं है कि ये एसेट है, करेंसी है, कि कमोडिटी है। दूसरा कि कौन इसको रेगुलेट करेगा, पेमेंट मैकेनिज्म भी है ये, तो क्या आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा। तीसरा, क्या ये कॉन्टेमिनेट कर सकता है आपके फाइनेंशियल सिस्टम को, बैंकिंग को। चौथा, लॉन्ड्रिंग की जो मूलभूत इसमें हो सकती है पेशकश, उससे भी चिंतित है रेगुलेटर। तो लगता है सरकार और रेगुलेटर्स के बीच में मंथन है दीपक जी, बट जरूर इवॉल्व हुई है सरकार की जो नीति है। ऑल राइट। अब सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, इस मंथन के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये समझने की भी कोशिश करेंगे। हर्ष रूंगटा सर, कुछ दिनों पहले जो डेटा आया था नवंबर के आसपास, बहुत सारे अखबारों में आया कि साहब क्रिप्टो करेंसी का जो है उसने $100 बिलियन का मार्क हिट कर दिया है। 10.5 करोड़ यानी कि लगभग 8% इंडियंस जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। हालांकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने साफ तौर पर कुछ दिन पहले कहा कि हमें यकीन नहीं है, हमें लगता है कि ये एक गलत आकलन किया हुआ आंकड़ा जो है वो पेश किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तो फिर भी अगर ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा तबका निवेशकों का क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर है। अब उसमें बहस अलग हो सकती है कि उसमें 1000-2000 रुपए वाले भी बहुत है। मेरे ख्याल से आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70% से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो 1000-2000-1500 रुपए वाले हैं, जो अपना भाग्य आजमाने के लिए सिर्फ उसमें कर रहे हैं। लेकिन उससे अलग निवेश को लेकर क्या कितनी बड़ी चिंता है सर? एक आम निवेशक इसमें घुस चुका है, सरकार को इस पर अब कैसे सोचना होगा, कैसे आगे बढ़ना होगा? तो आपने कहा कि डेटा आया है, तो डेटा तो इसका अवेलेबल ही नहीं है, तो ये सारे अंदाज हैं। ऑब्वियसली जो इस कारोबार में हैं, वो जो भी आंकड़े देंगे वर्सेस, तो उनके पास भी आंकड़े उनके खुद के हैं, सारे पे आंकड़े उनके पास हो नहीं सकते। और जहां तक सरकार है या आरबीआई है या और कोई है, उनके पास भी ये आंकड़े हो नहीं सकते। तो ये अंदाजा चल रहा है। बट एक चीज एकदम क्लियर है कि इसके जो उतार चढ़ाव हुआ है और उसकी वजह से, और इतनी जम के इसकी जो एडवर्टाइजिंग हुई है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा निवेशकों का वर्ग जो गेट रिच क्विक है कि जल्दी से मैं एकदम रातों रात अमीर बन जाऊं, ऐसे कई लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया है इस हद तक कि मतलब अब जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, जो शायद इसकी तरफ देखते भी नहीं, अगर ये इतना ज्यादा इसमें भेड़चाल नहीं होता तो शायद इसकी तरफ देखते भी नहीं, वो भी अब इसकी तरफ
देख रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा चीज है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट इज टू बिग टू बी इग्नोर्ड। सो इसको ऑब्वियसली कोई तरीके से इसको रेगुलेट करना चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे रेगुलेट होगा। ये काफी मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये रेगुलेशन के लिए बना नहीं है। और जो भी चीजें आपने इसमें कही हैं, ये मतलब ये एंटी रेगुलेटर प्रोडक्ट ही एंटी रेगुलेटर है। बाय डिजाइन एंटी रेगुलेटर प्रोडक्ट है ये। तो ये कैसे कोई भी रेगुलेट करेगा, ये मुझे तो नहीं समझ में आता। खैर मेरे ख्याल से लेकिन ट्रेड जरूर बात जरूर होनी चाहिए। जो लोग इसको कर रहे हैं भारत में और जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में बात जरूर होनी चाहिए। और अगर कोई तरीका इसको निकलता है, और भी विदेशों में भी जो मॉडल्स हैं उनको स्टडी करके अगर कुछ मॉडल निकलता है तो इसमें कुछ ना कुछ रेगुलेट करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक एडवर्टीजमेंट्स के जो दौर चले हैं, कंप्लीटली टोटली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के जो दौर चले हैं, उस पे बहुत जल्दी जो है अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। अर्जुन विजय अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन, अब हमें बताइए कि बहुत सारे लोग, हम जैसे पत्रकार, जानकार, विशेषज्ञ, सरकार, हर कोई आपसे यही पूछ रहा है कि आप कह तो रहे हैं कि बिटकॉइन में आइए, आप एडवर्टीजमेंट के जरिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जरिए बता रहे हैं कि देखिए साहब इतने बिटकॉइन में निवेश आ गए हैं, अच्छे रिटर्न्स मिल गए हैं। लेकिन जैसा रूंगटा साहब ने कहा कि ये तो एंटी रेगुलेशन है, पता ही नहीं है कि कौन किसके पीछे है, कौन इन करेंसीज के पीछे है, कहां से इसका पूरा मैकेनिज्म है। और जब रेगुलेशन के लिए ये करेंसी बनी ही नहीं है तो फिर रेगुलेट कैसे होगा? और अगर कोई रेगुलेटेड चीज नहीं है तो फिर एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आप कैसे आम आदमी को कह सकते हैं कि इसमें निवेश सुरक्षित है? अर्जुन जी, अगर आप कोई भी चीज को हम देखेंगे, स्टॉक मार्केट को देखेंगे या इंटरनेट को देखेंगे, जो जब क्रिएट हुआ वो रेगुलेटर के लिए नहीं क्रिएट हुआ। आदमी लोग ने उनको ये ऐसा लगा कि हमको ऐसा ट्रेड करना है, शुरू करना है, या इंटरनेट ऐसा मैसेज पास करेंगे, ठीक है। पहले वो टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद गवर्नमेंट देखता है ओके लोग इस चीज को ऐसा ऐसा यूज करते हैं, ये गलत है, ये सही है, हम इसको ऐसा रेगुलेट करना है। तो कोई भी चीज आप रेगुलेटर के दौर पे देख के नहीं किया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपने आप चलता है, गवर्नमेंट उसके पीछे चलता है, ठीक है। इसके मैं कैसा मैनेज करूं, ठीक है। अगर आप इंटरनेट को देखेंगे, इंटरनेट से काफी कुछ चीज पॉसिबल है, ठीक है। जो भी आप जो गलत मेल्स आता है, गलत वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है, और डार्क वेब भी होता है, इसलिए हम इंटरनेट को बैन नहीं करते, है ना। तो हम इसको भी ऐसा ही देखना है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी, हम एक शब्द के बारे में हम सबको डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा इंटरनेट, आप फोन खोलेंगे तो 1000 के ऊपर ऐप्स है, ठीक है। हर ऐप का अलग अलग फंक्शन है। ऐसा क्रिप्टो करेंसी में भी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक है, एथेरियम एक है। एथेरियम सिर्फ कंप्यूटर, ये अमेजॉन जैसा है, गूगल प्ले स्टोर जैसा है, उसके ऊपर ऐप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें गेम्स है, एनएफटी है। बट अर्जुन, मेरा एक सवाल है अर्जुन, ऑल राइट सर, आई गॉट योर पॉइंट अर्जुन, बट मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि कोई भी चीज जब इजाद होती है तो वो ये देखकर नहीं आती है कि इसका रेगुलेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन वो इजाद एविडेंट होता है, हम लोगों के सामने होता है। बैंकिंग सिस्टम आया तो हम लोगों के सामने आया, कोई भी कंपनी आती है, उद्योग आता है, वो हम लोगों के सामने होता है, यानी कि वो रियल में होता है। वर्चुअल वर्ल्ड में बिटकॉइन, सातोशी नाकामोटो कौन है? नोबडी नोज। किसने शुरू किया, कहां से शुरू किया? तो जो चीज जिसका ओरिजिन ही नहीं पता है, जिसका हमें उद्गम ही नहीं पता है, तो हम कहां उसको खोजें और कहां तक रेगुलेट करें? अर्जुन अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे, आप बोल रहे हैं ना सामने नहीं है, बैंकिंग वाला ट्रांजैक्शन हमारा सामने नहीं है। हमको ये नहीं पता है कौन सी बैंक किसको कितना लोन दिया जा रहा है और वो कितना पे बैक कर रहा है, कितना कट हो रहा है, ठीक है। हम इसको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बैंकिंग नाम की संस्था तो है, बैंक्स तो हैं, उस बैंक के पीछे कोई संस्था है, उस बैंक के पीछे कोई आदमी है, कोई फैमिली है जिसने उसको शुरू किया होगा। पर यहां तो सर कोई है ही नहीं अर्जुन, कहां जाएगा आदमी? नहीं, बिटकॉइन को हम पब्लिक ब्लॉकचेन कहला जाते हैं, क्योंकि 2009 से अभी तक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, हर ब्लॉक साफ वेब में दिखता है, कोई भी जाके उसको चेक कर सकता है। इसीलिए अभी काफी कंपनीज आ चुका है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए, चेन एनालिसिस, एलिप्टिक, टीआरएम,
अगर इसमें कोई भी अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, ब्लॉकचेन में क्या होता है, आप पूरा पकड़ सकते हैं, पूरा चेन को पकड़ सकते हैं। इसने आपने, ठीक है, आप किससे लिया ये चीज, ओके, ये किससे लिया आपने, ऐसा करके अगर एक भी टेररिस्ट को आपने पकड़ लिया ना, उसको जो भी पेमेंट किया शुरू से अभी तक सबको पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए बिटकॉइन को इस चीज के लिए काफी लोग यूज नहीं करते हैं। इसके लिए अलग सा क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, मोनेरो, ज़ीकैश जैसे, ठीक है, उसको आप बैन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम इसको नुएंस्ड देखना पड़ेगा। हर क्रिप्टो करेंसी एक चीज का लिए बना नहीं हुआ। अगर फेसबुक के लिए आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप फेसबुक को कुछ रेगुलेशन डालो, पूरा एप्स के ऊपर हम एक रेगुलेशन नहीं लेके आते हैं ना। ऑलराइट, हमको ऐसा देखना पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी फेक है या सेफ है, इस पर अब सरकार में भी मंथन शुरू हो चुका है। जिस तरह का क्रेज इसको लेकर इन्वेस्टर्स में दिखा है, उसे अब इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, जैसे कि रुंगटा साहब ने सजेस्ट किया है। और दूसरी तरफ यह है कि अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर सेफ्टी को सुनिश्चित कैसे करेंगे, वो सरकार की चिंता भी है। इसलिए एक बीच का रास्ता खोजते हुए सरकार आगे बढ़ना चाहती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बग्गा सर, जैसा रुंगटा साहब ने कहा कि टू बिग टू इग्नोर, और मैं इसके बारे में काफी कुछ पढ़ रहा था, तो इसमें पूरी दुनिया में यह भी एक धारणा है कि टू बिग टू इग्नोर तो छोड़िए, टू बिग टू फेल है। अब शायद ये इतना धंस चुका है आपकी जड़ों में कि इसे आप ना इग्नोर कर सकते हैं और यह शायद फेल भी नहीं होगा। इन अवधारणाओं को मद्देनजर रखते हुए अब भारत में रेगुलेशन की बात भी हो रही है, पार्लियामेंट सेशन में शायद इसको लेकर एक लेजिस्लेशन भी आएगा। आगे का रास्ता आपको क्या दिखता है भारत में सर? देखिए, बहुत कठिन है इसको रेगुलेट करना। और एक तरफ है चीन का नजरिया, जिन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया, पहले माइनिंग बंद किया, फिर धीरे धीरे बैंकिंग से निकाला और अब बिल्कुल बैन कर दिया। दूसरा नजरिया एल साल्वाडोर, जो एक बहुत छोटा देश है, 24 बिलियन का उसका जीडीपी है, यूएस डॉलर उसकी करेंसी है, अपनी करेंसी भी नहीं थी, और उसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखें, यूएस रेगुलेटर भी जूझ रहा है, क्योंकि वैसे ऑफशोर एक्सचेंजेस को उन्होंने कहा है कि अमेरिकन सिटीजन को आप अलाउ मत करिए, बट वो वीपीएन के थ्रू अपने आप को मास्क करके आइडेंटिटी सारे अमेरिकन उधर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो थोड़े से एक्सचेंजेस को उन्होंने फाइन्स भी लगाए। अब यूएस उसको कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और जाके लोगों को पकड़ भी सकता है, कहीं भी किसी को उठा सकता है दुनिया भर में। हमारे में वो सक्षमता नहीं है। तो पहला है कि एक्सचेंजेस को रेगुलेट करिए, जितनी पार्टीज हैं इसके अंदर, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, डीपी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, सब जो भी एजेंट्स हैं उनको रेगुलेट करिए। ऑफशोर हमें अलाउ नहीं करना होगा, क्योंकि ऑफशोर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमने देखा कुछ चीनी कंपनियों ने जो भारतीयों को स्विंडल करके अपना पैसा बाहर भेजा, और ईडी का केस भी चल रहा है कुछ एक्सचेंजेस पे उसमें। तो हवाला बहुत आसान हो गया है, पैसा इधर से उधर मूव करना आसान हो गया है। जो विजय अर्जुन कह रहे हैं, ये जरूर है कि अमेरिकन एफबीआई ने 2 जगह पकड़ा ये लोगों ने जिन्होंने हैक किया था, और नियरली $600 मिलियन निकाले। बट ये भी जरूर है कि अमेरिका ने बैन किया ईटीएफ आना, सिर्फ उन्होंने डेरिवेटिव ईटीएफ अलाउ किया है, फिजिकल बिटकॉइन का ईटीएफ कल ही उन्होंने अलाउ नहीं किया। दीपक जी, बिल्कुल सही बात है। और एफबीआई की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो लगातार टेररिज्म को लेकर, हवाला को लेकर, डिजिटल फ्रॉड्स को लेकर जो अपनी चिंताएं जाहिर कर रही है, वो अलग है, वो हर देश की प्रॉब्लम है। बहरहाल रुंगटा साहब, एक सीधा स्पष्ट सवाल सर, जिस तरह का क्रेज हम जिस बात कर रहे हैं कि इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टर्स भी आ रहा है, आप लोग के सामने कैसी परिस्थिति आती है जब आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है आपका निवेशक कि हम बिटकॉइन में जाएं या नहीं जाएं? आप सिरे से खारिज कर देते हैं या बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा बैलेंस रखो? तो जैसे मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा था कि मैं अपने इन्वेस्टर से क्लियर हूं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, और मैं इसके बारे में पता करने वाला भी नहीं हूं जब तक। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बट इन्वेस्टर्स को मैं बता सकूं इतना मुझे नहीं पता है, और मैं तब तक नहीं पता करूंगा जब तक ये इसका कि फॉरगेट इसकी प्राइसिंग तो क्लियर है, इट्स अ हाई रिस्क प्रोडक्ट है। तो क्लियर है कि अगर
किसी को कोई भी रिकमेंड करेगा तो ये बोल के ही रिकमेंड करेगा कि बहुत हाई रिस्क है। इसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑपरेशनल रिस्क है। आपने उनका पैसा रिकमेंड कर दिया, उन्होंने लगा दिया, अब वो पैसा उसके बजाय उसके बदले उनको कॉइन वो नहीं मिले या वो चले गए, हैक हो गए, या आप इंटरनेट में जाके देखेंगे, एक स्टीफन थॉमस करके जेंटलमैन है जिनके 200 मिलियन यूएसडी से शायद उससे भी ज्यादा का बिटकॉइन उनके हार्ड डिस्क में फंसा हुआ है, जिसका कि पासवर्ड वो भूल चुके हैं और अब वो पैसा शायद उनका डूब जाए। तो ये मतलब दिस इज नॉट रियली एन इन्वेस्टमेंट एज ऑफ टुडे। जिस दिन ये रेगुलेट हो जाएगा, और इसको करना चाहिए रेगुलेट, जिस भी तरीके से रेगुलेट ये हो पाएगा, और उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं जो ये काम करते हैं, सरकार है वो उसको रेगुलेट करने की कोशिश करे। जिस दिन ये रेगुलेशन के दायरे में आ जाएगा उस दिन एटलीस्ट आई विल हैव अ व्यू ऑन दिस। अब जहां तक मेरा सवाल उठता है खुद का, तो मैं तो हाई रिटर्न के चक्कर में, द ओनली रीजन इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि शायद हाई रिटर्न मिलेगा, हाई रिटर्न के चक्कर में वुड आई वांट टू इन्वेस्ट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो टेरर फंडिंग के लिए यूज होता है, क्लियरली यूज होता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होता है, और जब आम जनता इसका इस्तेमाल करेगी या इसमें इन्वेस्ट करेगी, उस भीड़ में टेररिस्ट छुप जाता है, उस भीड़ में मनी लॉन्ड्रर छुप जाता है। तो क्या मैं उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहूंगा? पर्सनली डेफिनेटली नॉट। और इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है, इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है, हमारा जो अगर मेरे क्लाइंट्स हैं तो प्राय हर क्लाइंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम मैड मनी कहते हैं। 4%, 5% उसका बड़ा पोर्टफोलियो होता है, तो 5% शायद पैसा वो ऐसा रखता है कि अगर ये डूब भी जाए तो कुछ नहीं, लेकिन इससे मैं कमाऊंगा तो अच्छा कमाऊंगा। उस दैट इज वो उसका डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो है। एग्जैक्टली। उसमें वो अगर ये लेना चाहे तो अपनी मर्जी से ले सकता है, हम रिकमेंड नहीं करते। ऑलराइट अर्जुन, क्विकली, मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है अनफॉर्चुनेटली, मैं छोटा सा आपसे एक आंसर चाहूंगा। सरकारों को तो छोड़ दीजिए, रेगुलेशन आएगा तब आएगा, लेकिन मौजूदा समय में आप लोग भी वनरेबल हैं। जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुद इतने वनरेबल हैं। मैं पढ़ रहा था कि आपकी भाषा में जिन्हें DDoS कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। यानी कि आप अपने पूरा सिस्टम को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए कैसे रख पाएंगे? उसके साथ फ्रॉड हो गया तो फिर कैसे आप उसका भरपाई कर पाएंगे? क्विकली सर। पहला चीज DDoS क्या होता है ना, वो काफी कोशिश करते हैं तोड़ने के लिए, वो वाला अटैक होता है, लेकिन ये नहीं है कि वेबसाइट्स डाउन है। अगर अभी भी आप चेक कर सकते हैं कितना वेबसाइट्स डाउन है, कितना वेबसाइट्स अप है, मोस्टली सारे एक्सचेंजेस अप है। ठीक है, अगर हैक हो गया ना, वो एक्सचेंज गायब भी हो जाता है। आप पिछले 2-3 साल में आप देख लीजिए कितना इंडियन एक्सचेंज हैक की वजह से गायब हुआ है। ठीक है, वो रिस्क तो है, ये रिस्क तो हर जगह पे है, हर IT कंपनीज में है, फेसबुक में है, डेटा चुराने वाला। ठीक है, और दूसरा चीज, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, अगर आप टेररिस्ट फेसबुक को भी यूज करते हैं, ट्विटर को भी यूज करते हैं मैसेज पास करने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है इसकी वजह से, इसीलिए हम बैन नहीं करते, इसको रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और जो चीज गलत करते हैं उनको आप पकड़ के आप जो भी फाइन डाल दो, पेनल्टी डाल दो, जेल में डाल दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अपनी पैसा व्हाइट मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो पहला चीज है। अगर कस्टमर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हम भी ये बोलते हैं आप जो पैसा मेडिसिन के लिए रखा है, आपको एजुकेशन लेकर, वो मत डालो। रिस्क जो आप ले रहे हैं सोच के डाल दो, ये 0 भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। ऑलराइट सर, अर्जुन गॉट योर पॉइंट। ऑलराइट सर, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सर। अर्जुन विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हर्ष शुंगटा सर, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। तो ये क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को लेकर इंडिया में दोनों तरह के पक्ष हमने आपके सामने रखे। अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, इसे रेगुलेट करती है या इग्नोर करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार। हाई फाइबर और प्रोटीन रिच नरिश अनपॉलिश्ड दाल, साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो।